हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैकेनिक्स के अंदर यूनिट फर्स्ट अपनी कंप्लीट हो गई है और उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी हुई जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट जो चैप्टर है वो अपन पढ़ चुके हैं, जो निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसमें अपन ने निर्देश तंत्र क्या होते हैं ये पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं और निर्देशांक रूपांतरण क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और कोरियोलिस बल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोरियोलिस बल के अनुप्रयोग पढ़े हैं। तो उससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर पूछी हुई जो प्रॉब्लम्स है उनको अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले है एग्जाम्पल फर्स्ट। अपने बुक के अंदर एग्जाम्पल फर्स्ट है और एग्जाम्पल फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, किसी कण P का स्थिति सदिश निम्न है एस निर्देश तंत्र में। एस निर्देश तंत्र में कण की स्थिति सदिश को लिखते हैं आर वेक्टर से और एस डैश में लिखते हैं आर डैश से। तो दोनों में दे रखा है, एस और एस डैश दोनों में स्थिति सदिश दे रखा है। एस में दे रखा है उसको लिखते हैं अपन आर डैश से, आर वेक्टर से, और एस डैश में जो दे रखा है वो आर डैश से। ये दोनों दे रखे हैं अपने को। आर वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है 6t² माइनस 3t आई कैप और प्लस में -5t³ जे कैप और प्लस में दे रखा है 7k कैप। और आर डैश की वैल्यू अपने को दे रखी है 6t² और माइनस की जगह है +3t आई कैप प्लस -5t³ जे कैप और प्लस 7k कैप। ये अपने को दे रखी है और 2 पॉइंट अपने से पूछता है। फर्स्ट पॉइंट ये पूछता है कि S के सापेक्ष S डैश का वेग ज्ञात कीजिए, यानी S निर्देश तंत्र के सापेक्ष S डैश का वेग ज्ञात करना है। अपने पास 3 वेग है। S निर्देश तंत्र में किसी कण का वेग होता है v, S डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग होता है v डैश, और S डैश निर्देश तंत्र जो गतिशील होता है उसका वेग होता है कैपिटल V। तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल v क्या है, S निर्देश तंत्र के अंदर कोई कण गतिशील है उसका वेग, और v डैश क्या होता है, S डैश निर्देश तंत्र में कोई कण गतिशील है उसका वेग, और कैपिटल V क्या होता है, S डैश निर्देश तंत्र खुद का वेग। और अपने से फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये पूछता है कि S डैश निर्देश तंत्र का वेग क्या है। तो S डैश निर्देश तंत्र का वेग पूछता है तो अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में स्थिति अपने को दे रखी है तो स्थिति का रूपांतरण पढ़ेंगे, जिसमें स्थिति का रूपांतरण किया अपन ने, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, एक्सीलरेशन के क्या है, फोर्स का किया है। तो गैलीलियन का स्थिति रूपांतरण का यूज करेंगे और गैलीलियन का स्थिति रूपांतरण क्या है, आर डैश इक्वल्स टू आर माइनस कैपिटल V और इंटू टी। तो आप चेक कीजिए कि फॉर्मूला सही है। गैलीलियन का स्थिति रूपांतरण आर डैश बराबर क्या होता है, आर माइनस VT। अपने को यहाँ से V की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से VT को मैं इस साइड लेके आता हूँ तो VT इक्वल्स टू आएगा R, और ये इस साइड चला जाएगा R माइनस R डैश। ओके, ये VT की वैल्यू होगी। तो देन दिस इम्प्लाइज VT इक्वल्स टू R की वैल्यू पुट करो। R की वैल्यू कितनी है, 6t² माइनस 3t आई कैप, और फिर है ये प्लस माइनस माइनस 5t³ जे कैप और प्लस 7k कैप। ये तो R की वैल्यू है, और माइनस R डैश। R डैश की वैल्यू पुट करें तो यहाँ प्लस है, बाकी सेम ही है। तो 6t² प्लस 3t आई कैप माइनस 5t³, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, जे कैप और प्लस 7k कैप। तो इसमें से इसको घटाना है, बाकी कुछ नहीं करना। देन दिस इंप्लाइज VT इक्वल्स टू, देखो ये 6t² प्लस का है और ये माइनस का 6t² कैंसिल, ये -3t है
और ये प्लस माइनस -3t, तो ये हो गया -6t। और आई कैप है दोनों के साथ, आई कैप ये माइनस का है और ये माइनस माइनस प्लस का, सेम ही है, कैंसिल। ये प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस का है, सेम ही है, कैंसिल। तो ये वी टी इक्वल्स टू आ गया -6t आई कैप, टी से टी कैंसिल। तो एस डैश निर्देश तंत्र का जो वेग है v इक्वल्स टू वो कितना आ गया -6, और उसकी डायरेक्शन क्या है आई कैप। ये इजी सा क्वेश्चन है। ये तो है फर्स्ट पॉइंट। तो एस डैश निर्देश तंत्र का वेग आ गया v इक्वल्स टू -6t। और सेकंड पॉइंट इसी क्वेश्चन का है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट अपने से और पूछता है, जिसको अपन बी पॉइंट बोलते हैं। ये कहता है सिद्ध कीजिए कि दोनों तंत्रों में कण का त्वरण समान है। दोनों निर्देश तंत्र के अंदर कण का क्या है, त्वरण समान है। एस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण मानते हैं ए, और एस डैश में मानते हैं ए डैश, और इसको सिद्ध करना है कि दोनों क्या है, बराबर है। ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं ए निकालता हूं, ए इक्वल्स टू, ए क्या होता है, स्थिति में दो बार अवकलन करें स्थिति का, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन की दर होती है वेग, फिर वेग का दोबारा अवकलन करें तो वेग में परिवर्तन की दर होती है त्वरण। तो पोजीशन का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर। तो ए इक्वल्स टू निकालें तो अपन क्या लिखेंगे, स्थिति है अपने आर और इसका दो बार अवकलन d2r बाई dt स्क्वायर। त्वरण को लिखता हूं ए बराबर d2r अपॉन dt स्क्वायर। वेग होता तो इसको क्या लिखते हैं dr बाई dt, दोबारा अवकलन कर दे d2r बाई dt स्क्वायर। तो r का दो बार t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो r की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है। तो a इक्वल्स टू r का दो बार t के सापेक्ष कर, तो इसका दो बार t के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या है 6 ऐसा का ऐसा, टी स्क्वायर का क्या आएगा 2t, ये कितना हो गया 12t। इसका दोबारा करेंगे t के सापेक्ष तो 12 का 12, फिर करेंगे -3t का, 3t का करोगे तो t के सापेक्ष 3, और दोबारा करोगे तो 0, तो 12 आई कैप। ऐसे ही 5t क्यूब का करोगे तो -5 ऐसा कैसा, टी क्यूब का कितना होगा 3t स्क्वायर, कितना हो गया -5 × 15 टी स्क्वायर। इसका दोबारा टी के सापेक्ष करना पड़े, दो बार करना है, तो 15 ऐसा कैसा टी स्क्वायर का होगा 2t, तो 15 दूनी 30t, ये माइनस का आएगा 30t और जे कैप। 7 का एक बार करोगे तो 0, तो दोबारा भी 0, तो ये तो आ गई ए की वैल्यू अपने पास। एस निर्देश तंत्र में अपने को देखना है, तो एस निर्देश तंत्र में त्वरण लिखते हैं ए डैश से। एस निर्देश तंत्र में स्थिति क्या है आर डैश, तो उसका दो बार अवकलन, तो त्वरण आ जाएगा यानी d2r डैश बाई dt स्क्वायर। तो ए डैश इक्वल्स टू, ऐसी आर डैश का सेम ही है, आर डैश का इसका दो बार करेंगे अवकलन, तो एक बार करेंगे तो 12t आएगा, फिर दोबारा करेंगे तो t का t के सापेक्ष 12 आई कैप, इसका 0 हो जाएगा, दो बार करेंगे, इसका दो बार करेंगे तो कितना -30t जे कैप। तो ये वैल्यू आ गई ए डैश की। अब अपन चेक करके बता सकते हैं कि ये तो है एस निर्देश तंत्र में त्वरण, ये है एस डैश निर्देश तंत्र में त्वरण, अतः दोनों निर्देश तंत्र के अंदर त्वरण क्या रहेगा, समान रहेगा। और मैंने आपको बताया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एस और एस डैश दोनों निर्देश तंत्रों में कण का त्वरण समान रहता है, इसलिए इसे त्वरण निश्चरता का नियम भी कहते हैं। तो त्वरण है वो इसमें क्या है, इनवेरिएंट है, कांस्टेंट है, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, ए डैश होगा। तो ये क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। ये है अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम। तो इसके एग्जाम्पल जो पूछे हुए एग्जाम में वो अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में भी आपको अलग से निकालने हैं तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो। ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल का अपन डिस्कस करें तो बुक के अंदर है थर्ड नंबर एग्जाम्पल, जो कई बार एग्जाम में पूछता है, कई बार क्या हर बार एग्जाम में पूछता है। तो एग्जाम्पल नंबर है थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो, सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप्य का पथ दूसरे प्रक्षेप्य से देखने पर सदैव एक सरल रेखा दिखता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसकी।
सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप्य का पथ किसी दूसरे प्रक्षेप्य से देखने पर, किसी दूसरे प्रक्षेप्य से देखने पर एक सरल रेखा दिखाई देता है। ये आपको प्रूफ करना है, और ये लाइन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। आपको एक डायरेक्ट ध्यान रखना है कि एक प्रक्षेप्य का जो पथ है और वो आप दूसरे प्रक्षेप्य से देखोगे तो आपको एक सरल रेखा दिखाई देगी। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है छोटे मार्क्स के अंदर कि एक प्रक्षेप्य का पथ किसी दूसरे प्रक्षेप्य से देखने पर किस प्रकार दिखाई देता है। ऑप्शन दे देगा आपको, सरल रेखा दिखाई देता है, परवलयाकार दिखाई देता है, या फिर वर्ताकार दिखाई देता है। तो किसी भी प्रकार से ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक प्रक्षेप्य का पथ किसी दूसरे प्रक्षेप्य से देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, सरल रेखा दिखाई देगा। तो जैसे ये प्रक्षेप्य है अपने पास, सबसे पहले प्रक्षेप्य की बात करते हैं। यानी ये क्वेश्चन कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल का पाथ किसी अदर प्रोजेक्टाइल से देखोगे तो उसका जो पाथ है वो कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो इसका अपन आंसर करते हैं। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो 100% आएगा एग्जाम। तो सबसे पहले प्रक्षेप्य की बात करते हैं। माना एक प्रक्षेप्य क्या होता है, प्रक्षेप्य गति में जो कण ऊपर की ओर फेंकते हैं उसको प्रक्षेप्य कहा जाता है। तो माना एक प्रक्षेप्य को पृथ्वी से कितना कोण, अल्फा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। अपन ने मान लिया कि एक प्रक्षेप्य को पृथ्वी से अल्फा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, अल्फा कोण बनाते हुए, और यहां जिसका प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी u1 है। प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं। तो पहले प्रक्षेप्य की बात कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे u1 से, और अंतिम वेग क्या मान लें अपन, कैपिटल V, तथा अंतिम वेग कैपिटल V है। तो दूसरे प्रक्षेप्य का अपन मानेंगे तो दूसरे प्रक्षेप्य को पृथ्वी से बीटा कोण पर फेंकेंगे, प्रारंभिक वेग लेंगे u2 और अंतिम वेग उसका मान लेंगे स्मॉल v। तो इस प्रकार के अपने पास कुछ कंडीशंस है। तो ये है अपने पास कुछ इस प्रकार से अपन ने पार्टिकल को फेंका है, जो पृथ्वी से कितना कोण बनाता है, अल्फा कोण। इसका प्रारंभिक वेग कितना मान लिया, u1, और इसका अंतिम वेग कितना मान लिया, कैपिटल V। तो ये इसका हो गया क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये इसका क्षैतिज घटक क्या आएगा, u1 कोस थीटा, थीटा की जगह अल्फा, और ये घटक क्या होता है, u1 साइन अल्फा। तो अपन यहां से क्या लिखते हैं, क्षैतिज घटक, और एक अपन इसका क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक कितना, u1 कोस अल्फा, और ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, u1 साइन अल्फा। तो ये इसके दो कंपोनेंट आ गए। अब अपन डिस्कस करें कि t समय बाद, आफ्टर टाइम t, इसका वेग u1 न रह के क्या हो जाता है, v रह जाता है। और मैंने आपको बताया था कि अंतिम जो वेग है उसके ऊपर क्षैतिज घटक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल ऊर्ध्वाधर घटक का फर्क पड़ता है।
यानी प्रक्षेप्य गति में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है वो केवल और केवल पड़ता है ऊर्ध्वाधर दिशा का। पार्टिकल ऊपर जाता है तो वो नीचे खींच के लेके आता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन क्षैतिज दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्षैतिज दिशा है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो टी समय पश्चात प्रक्षेप्य का क्षैतिज घटक मानो। और क्षैतिज घटक को किससे लिख दें, इस डायरेक्शन में जो है उसको लिख दें v, कैपिटल V है Vx, और इस डायरेक्शन में जो है उसको अपन क्या लिख देंगे Vy। तो क्षैतिज घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी Vx पहले था उतना ही रहेगा, यानी क्या रहेगा u1 कोस अल्फा। और ऊर्ध्वाधर घटक निकालें तो v बराबर v बराबर देखो ऊर्ध्वाधर घटक में g का इफेक्ट रहता है। पार्टिकल ऊपर जाता है तो g नीचे की तरफ खींच के लग के आता है। तो गति के समीकरण से घटक निकालें, v बराबर क्या होता है u, ऊपर जाता है पार्टिकल तो g क्या रहता है नेगेटिव, तो u माइनस जी टी। v बराबर क्या होता है u माइनस u प्लस ए टी होता है। a की जगह g का मिले होगे, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो u, g की जगह माइनस जी, नीचे आता है तो प्लस जी। अब ये ऊर्ध्वाधर घटक है तो ऊर्ध्वाधर घटक अपन ने क्या माना है वी वाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वी वाई। और u क्या है u1 है जो प्रारंभिक, और जी टी। तो वी वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, u1 की वैल्यू कितनी है, u1 ऊर्ध्वाधर घटक की अपन बात कर रहे हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक u1, ऊर्ध्वाधर घटक पहले कितना था u1 साइन अल्फा, u1 साइन अल्फा और माइनस जी टी। इन दोनों को मिला के अपन देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये तो आ गया क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, दोनों घटक आ गए। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में अपन ये करेंगे कि एक दूसरा प्रक्षेप्य है। ये तो पहले प्रक्षेप्य की बात है, दूसरा प्रक्षेप्य लेंगे और दूसरे प्रक्षेप्य को अपन मान लें कि पृथ्वी से बीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। इसका प्रारंभिक वेग मान लें u2 और अंतिम वेग मान लें स्मॉल v। तो अपने को प्रारंभिक वेग के घटक निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसी हिसाब से अपन दूसरे प्रक्षेप्य के लिखेंगे। देखो अल्फा की जगह तो क्या है बीटा, और u1 की जगह इसमें क्या रहेगा u2, बाकी सेम रहेगा। तो सिमिलरली इसी प्रकार स्मॉल v x का मान कितना होगा और v y का मान कितना होगा, vx का मान कितना होगा, देखो vx का मान कितना u1 कोस अल्फा, u1 की जगह क्या रहेगा u2, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग u2 योग से फेंका जाता है u2, और कोस अल्फा की जगह क्या रहेगा कोस बीटा। ये घटक आपको निकालने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा, दूसरे में जी का इफेक्ट रहता है, इसलिए गति के समीकरण से निकालेंगे। तो वी वाई बराबर क्या लिखोगे, इसमें u1 साइन अल्फा है तो इसमें क्या आएगा u2 साइन बीटा। u1 की जगह कौन आएगा u2, साइन अल्फा की जगह कौन आएगा साइन बीटा, क्योंकि इसमें कौन बीटा है माइनस जी टी। इन दोनों को मिला के अपन देते हैं समीकरण नंबर 2। और अब अपन गैलीलियन के वेग रूपांतरण का यूज करें। तो ये इक्वेशन अपने को ध्यान रखनी है, एक तो इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकंड। Now by using Galilean वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, अब गैलीलियन का वेग रूपांतरण वो क्या होता है, वी एक्स डैश इक्वल्स टू होता है वी एक्स
माइनस कैपिटल वी। गैलीलियन का वेग रूपांतरण देखिए, स्थिति रूपांतरण होता है आर डैश इक्वल्स टू आर माइनस वी टी, और वी एक्स डैश इक्वल्स टू होता है वी एक्स माइनस कैपिटल वी। एक्स दिशा की बात कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में वी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब वेग क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन की दर। तो इस वी एक्स डैश को मैं क्या लिखता हूँ, डी एक्स डैश बाई डी टी लिख सकता हूँ भाई। और स्मॉल वी एक्स की वैल्यू कितनी है, स्मॉल वी एक्स की वैल्यू, स्मॉल वी एक्स की वैल्यू है यू टू कोस बीटा, और माइनस कैपिटल वी एक्स की वैल्यू, यहां से मैंने कैपिटल वी एक्स की वैल्यू मिटा दी। देखो वो कैपिटल वी एक्स कितना था, यू वन कोस अल्फा। कैपिटल वी एक्स कितना था, यू वन कोस अल्फा, जो कांस्टेंट था वो, तो यहां से अपने जो वैल्यू मिटाई। कैपिटल वी एक्स कितना था, यू वन कोस अल्फा। यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करें अपन, टी के सापेक्ष इसका करें समाकलन, या इसको dt को इस साइड में ले दें, गुणा में लिख सकते हैं अपन। देखो इसको और क्या लिखता हूं मैं, dx डैश बराबर यू टू कोस बीटा माइनस यू वन कोस अल्फा, और इनटू में ये dt भाग में इस साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई dt बाई इंटीग्रेशन। समाकलन करने पर क्यों कर रहे हैं देखो समझ में आ जाएगा। dx डैश का समाकलन करोगे तो d हट जाएगा, केवल क्या आएगा, x डैश आएगा, क्योंकि समाकलन अवकल के चिन्ह को हटा देता है। समाकलन अवकल एक दूसरे के प्रतिलोमी होते हैं। तो x डैश, ये ब्रैकेट वाली टर्म ऐसी की ऐसी यू टू कोस बीटा माइनस यू वन कोस अल्फा, और dt का समाकलन क्या होगा, t होगा। इसको अपन दे दें इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको अपन दे दें इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड इससे अपन ने dx डैश बाई dt निकाला है, तो y डायरेक्शन में गैलीलियन रूपांतरण क्या लिखोगे, vy डैश, y लगा दोगे सभी के, vy और माइनस कैपिटल vy। अब इनकी वैल्यू अपन रखेंगे, vy डैश को क्या लिखते हैं, dy डैश बाई dt बराबर स्मॉल vy को क्या लिखते हैं, स्मॉल vy को लिखते हैं यू टू साइन बीटा माइनस जी टी, और माइनस कैपिटल vy को क्या लिखते हैं, कैपिटल vy को यू वन साइन अल्फा माइनस जी टी। तो यहां से क्या किया आपने, स्मॉल vy की वैल्यू रख दी और कैपिटल vy की वैल्यू रख दी। इसका समाकलन करें, इसको dt को इस साइड में लेके जाके, तो यहां से dt इस साइड में चला जाएगा, ये पूरे के मल्टीपल में लगेगा। तो इसका समाकलन करेंगे तो dy डैश का हो जाएगा y डैश बराबर, ये ब्रैकेट वाली टर्म ऐसी की ऐसी, यानी यू टू साइन बीटा माइनस जी टी माइनस यू वन साइन अल्फा माइनस जी टी, और इस पूरे में dt का समाकलन क्या होगा, t होगा। ये अपन लिख सकते हैं, ये है अपने पास vy डैश की वैल्यू। और देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन मिटा देते हैं यहां से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, देन दिस इंप्लाइज वाई डैश इक्वल्स टू, इसमें कैंसिल कौन हो रहा है देखो, यू टू साइन बीटा, ऐसा कैसा यू टू साइन बीटा, ये माइनस जी टी है और ये माइनस माइनस प्लस जी टी कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस यू वन साइन अल्फा।
माइनस u1 साइन अल्फा, और पूरे के मल्टीपल में कौन है, t है। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 4। अब अपन क्या करें, समीकरण 3 से t का मान निकालें, यहां से t को विलुप्त करना है, गायब करना है। तो t, समीकरण 3 और 4 है, समीकरण 3 से t का मान निकाल के 4 में पुट कर दें। तो नाउ बाय इक्वेशन 3 समीकरण 3 से t की वैल्यू कितनी आएगी भाई, t की वैल्यू देखो, ये गुणा में पूरा भाग में चला जाएगा, तो ये आ जाएगी एक्स डैश बट्टा में u2 कोस बीटा माइनस u1 कोस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये t का मान किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 4 में। तो यहां से अपन क्या लिखें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, समीकरण 4 में t का मान रखने पर, समीकरण 4 में t का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा y डैश बराबर, ये वैल्यू अपन रखें तो u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा के बट्टा में आ जाएगा u2 कोस बीटा माइनस u1 कोस अल्फा इंटू एक्स डैश, क्या आ जाएगा u2 साइन बीटा, ये ऐसी कैसी, माइनस u1 साइन अल्फा, और इंटू में t का मान रखोगे ये एक्स डैश बट्टा समथिंग, तो बट्टा वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ u2 कोस बीटा माइनस u1 कोस अल्फा, और इंटू में क्या है एक्स डैश। ये समीकरण देखो, ये समीकरण किसके तुल्य है, दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट, समतुल्य है किसके, y बराबर mx प्लस सी के। लेकिन y की जगह अपने पास y डैश है, x की जगह x डैश है, और c कांस्टेंट जो है ये अपने पास 0 है। जहां देखो y की जगह y डैश है, x की जगह x डैश है, m की जगह कौन है, m बराबर कौन है, u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा, और बट्टा में u2 कोस बीटा माइनस u1 कोस अल्फा, एंड c बराबर क्या है 0, c कांस्टेंट है, 0 हो सकता है। तो ये समीकरण जो है वो एक सरल रेखा के समीकरण को निरूपित करती है। अतः हम कह सकते हैं कि एक प्रक्षेप्य का पथ किसी दूसरे प्रक्षेप्य से देखने पर कैसा दिखाई देता है, सरल रेखा दिखाई देता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें पूछ सकते हो। ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल इसलिए है क्योंकि हर बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और बी पार्ट के अंदर इसको पूछता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन 100% श्योर आता है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर बुक से है 10। अपन जो एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे गए हैं वो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 10, और क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष समान वेग से गतिमान दुनिया का कोई भी तंत्र, गतिमान तंत्र भी जड़त्वीय होता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। ये क्या कहता है कि कोई जड़त्वीय तंत्र है। जड़त्वीय तंत्र ऐसा तंत्र होता है, या तो वो क्या होता है जिसकी वेलोसिटी 0,
और या फिर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। यानी जितने भी v बराबर 0 होने का मतलब जितने भी स्थिर निर्देश तंत्र हैं वो सारे के सारे जड़त्व हैं, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, नियत वेग से गति करते हैं। ये नहीं कि कहीं पर इनकी स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड आ गई, कहीं पर 10 मीटर पर सेकंड आ गई। यानी जब इन्हें चलना स्टार्ट किया, जैसे 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं तो पूरी दूरी के अंदर ये 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहे थे, तो इनको अपन कहेंगे जड़त्वीय। और ये क्वेश्चन ये कहता है कि जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष उसी वेग से गतिशील कोई दूसरा तंत्र है, वो कैसा भी हो, जड़त्वीय हो क्या जड़त्वीय हो, वो भी क्या होगा, जड़त्वीय होगा। तो अपन मान लें एस और एस डैश दो निर्देश तंत्र है। अपन मान लें कि एस एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील है तो वो क्या हो गया, जड़त्वीय हो गया। अरे एक समान वेग से गतिशील है जिसका वेग कितना मान लें, कैपिटल वी मान लें, तो एस डैश का जो वेग है वो अपन किस प्रकार से मानेंगे। तो देखो इसका आंसर अपन करते हैं। ध्यान आपको यही रखना है कि कोई भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई गतिशील निर्देश तंत्र है वो भी कैसा होगा, जड़त्वीय होगा। तो अपन मान लेते हैं कि माना लेट एस तथा एस डैश दो निर्देश तंत्र है। लेट एस एंड एस डैश आर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एस एक समान वेग कैपिटल वी से गतिशील है। क्योंकि जड़त्वीय है तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एक समान वी से गतिशील है, तथा एस डैश का वेग, एस डैश जो निर्देश तंत्र है इसका वेग अपन ने, क्योंकि उसी समान से ये गतिशील है, तो एस डैश का वेग वैसे तो अपन वी डैश माने, लेकिन दोनों क्या है, समान वेग से गतिशील है, तो इसका भी वेग क्या होगा, वी होगा। और वी बराबर अपन मान लें कि वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, तीनों दिशाओं के होंगी। अब आप ये कहोगे कि सर कि एस डैश निर्देश तंत्र में जितनी भी क्वांटिटी है वो डैश की फॉर्म में मानते हैं, तो ये क्या होना चाहिए था, वी डैश बराबर वी एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वी वाई डैश जे कैप डैश प्लस वी जेड डैश के कैप डैश। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष समान वेग से गतिशील है, तो जितना एस का वेग होगा उतना ही क्या होगा, एस डैश का वेग होगा। अब अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। और गैलीलियन की भी किसका, स्थिति का रूपांतरण, जिसमें क्या लिखते हैं, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी। एक्स डैश बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वी टी। एक्स डायरेक्शन की बात करें तो अपने पास कैपिटल वी नहीं है, वी एक्स है, तो इसको वी एक्स लिख दें। और इसी प्रकार से वाई डैश को क्या लिखें, वाई डैश बराबर वाई माइनस वी वाई टी, एंड जेड डैश बराबर क्या लिखें, जेड माइनस वी जेड टी। गैलीलियन रूपांतरण ये स्थिति का रूपांतरण है, इससे अपन लिख सकते हैं। अब देखो इसमें एस डैश निर्देश तंत्र है वो भी क्या है, एक समान वेग से गतिशील है, तो इसका v क्या है, कांस्टेंट है, एक समान वेग, v क्या है, एक समान वेग है यानी कांस्टेंट है। तो v जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। तो इसके जो कंपोनेंट हैं v के, v कांस्टेंट है तो इसके कंपोनेंट vx vy vz भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये खुद कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो गई। देन vx vy vz ऑल्सो कांस्टेंट, यानी ये v क्या है, एस डैश का वेग है, ये s का भी वेग है भाई, लेकिन s क्या है, एक समान वेग से गतिशील है, तो इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो v कांस्टेंट है तो इसके कंपोनेंट vx vy और vz भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब देखो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश के जो समीकरण है इनको समीकरण नंबर 1 देते हैं अपन।
और समीकरण 1 का 2 बार अवकलन करके देखते हैं। 1 बार अवकलन करेंगे तो आएगा वेलोसिटी, 2 बार करेंगे तो आएगा त्वरण। वो त्वरण क्यों निकाल रहे हैं वो आप समझो। देखो तो यहां आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 का 2 बार अवकलन करने पर, और किसके सापेक्ष कर रहे हो, टी के सापेक्ष करना है, तो इसका 2 बार अवकलन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, d2x बाई dt स्क्वेयर। त्वरण बनाना अपने को, त्वरण से पता चलेगा। x का करोगे तो क्या आएगा, d2x बाई dt स्क्वेयर। vx कांस्टेंट है, vx vy vz तीनों ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0, एक तो ये आ गया। और ऐसे ही d2y डैश बाई dt स्क्वेयर बराबर कितना आएगा, d2y अपॉन dt स्क्वेयर। और ऐसे ही vz कांस्टेंट है तो इसका क्या आएगा 2 बार, एंड dz डैश बाई dt 2 बार करना है, सॉरी, d2z डैश बाई dt स्क्वेयर बराबर क्या आएगा, d2z बाई dt स्क्वेयर। 2 बार अपन ने इसका अवकलन किया है। अब देखो ये d2x बाई dt स्क्वेयर त्वरण है और किस में है, s निर्देश तंत्र में। और d2x डैश बाई dt स्क्वेयर किस में त्वरण है, s डैश निर्देश तंत्र में। ये त्वरण y दिशा में किस में है, s में, तो ये किस में, s डैश में। डैश वाले सारे तो क्या है, s डैश में, और बिना डैश के जो है वो s में। तो s तो क्या है, एक समान वेग से गतिशील है भाई, एक समान वेग से गतिशील है, तो इनका त्वरण क्या होगा, 0, क्योंकि v क्या है, कांस्टेंट। और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी ये वेग में परिवर्तन की दर है 0, क्योंकि v तो क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया आपने 0, तो v क्या है, कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट है। सो d2x बाई dt स्क्वेयर, v का 2 बार अवकलन करोगे ना, x का 2 बार करोगे त्वरण बनेगा। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी ये d2x बाई dt स्क्वेयर dv अपॉन dt है, तो ये 0, और d2y बाई dt स्क्वेयर ये 0, एंड d2z बाई dt स्क्वेयर ये 0, तीनों 0। क्यों 0, क्योंकि v कांस्टेंट है भाई, और v कांस्टेंट है तो इसका अवकलन करोगे तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, 0, तो ये 0 हो गया। त्वरण 0 होता है जब वेग कांस्टेंट हो, और वेग कांस्टेंट होता है तो वो निर्देश तंत्र वाला होता है जड़त्वीय। अब d2x बाई dt स्क्वेयर, d2y बाई dt स्क्वेयर, d2z बाई dt स्क्वेयर कांस्टेंट है, अतः यानी 0 है, तो ये क्या है, d2x डैश बाई dt स्क्वेयर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, ये 0, और d2y डैश बाई dt स्क्वेयर ये 0, एंड d2z डैश बाई dt स्क्वेयर ये 0। अब ये त्वरण है x दिशा में, ये y दिशा में, z दिशा में, लेकिन डैश लगा हुआ, इसका मतलब s डैश निर्देश तंत्र में है। और त्वरण 0 कब होता है, जब v कांस्टेंट है, अर्थात s डैश निर्देश तंत्र का वेग v भी नियत है। क्योंकि त्वरण 0 आया है तो इसका मतलब त्वरण 0 किसका आता है, डिफरेंशिएशन 0 किसका आता है, कांस्टेंट का, तो इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट है। तो v कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेग से जो भी गतिशील होगा वो सारे निर्देश तंत्र कैसे हैं, जड़त्वीय। अतः s डैश निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होगा, और ये अपने को प्रूफ करना था। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 है बुक का। अच्छे से आपको न्यूमेरिकल करने हैं इसकी, एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 70 + 30 का वेटेज रहता है, जिसमें 70% थ्योरी पूछी जाती है आपसे और 30% है वो न्यूमेरिकल।
यानी 5 यूनिट में से कोई भी 3 यूनिट में से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट यूनिट जो है उसमें से एक न्यूमेरिकल कन्फर्म है। आफ्टर दैट अपन न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल और है अपने पास, वो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर 42। 4 या 5 न्यूमेरिकल हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर है 42। इसमें क्या क्या दे रखा है देखो, मैं लिखता हूँ। गिवन दैट, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कोरियोलिस बल से रिलेटेड है। अभी तक न्यूमेरिकल की वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। कोरियोलिस बल का एकमात्र न्यूमेरिकल है, यही एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले दे रखा है किसी कण का द्रव्यमान यानी मास दे रखा है भाई। कण का द्रव्यमान दे रखा है 500 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो 500 और बटा 1000 का भाग देना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आएगी 0.5 kg। ठीक है। और क्या दे रखा है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में स्थिर है, ये स्थिर है। इसकी गति की विवेचना 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग जिसको अपन ओमेगा से लिखते हैं, वो दे रखा है 10 पाई। कोणीय वेग का मात्रक कोण होता है रेडियन प्रति सेकंड। घूर्णन x कण से 15 सेंटीमीटर दूर है। दूरी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी, 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करोगे तो 15 गुणा 10 की घात -2 मीटर, यानी 0.15 मीटर। यह आ गया मीटर में, क्योंकि 100 से भाग दोगे आप। इसमें पूछ रहा है कि कोरियोलिस और अपकेंद्रीय बलों का कितना योगदान है। एक आपको इसमें कण स्थिर दे रखा है, यानी कण स्थिर है तो इसका जो वेग होगा वो कितना है, 0 है। ये चीजें अपने को दे रखी है। पार्टिकल का मास दे रखा है, कोणीय वेग दे रखा है, दूरी दे रखी है, घूर्णी निर्देश तंत्र में जिस अक्ष के चारों ओर वो घूमता है उससे कण की दूरी है, और वेलोसिटी यानी स्थिर है, वो स्थिर है तो भाई वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0 है। अब कोरियोलिस बल का कितना योगदान है, ये पूछता है कि कोरियोलिस बल का कितना योगदान है। एक तो कोरियोलिस बल ज्ञात करवा रहा है, और एक अपकेंद्रीय सेंट्रीपिटल जो बताया था मैंने, अपकेंद्रीय बल का कितना योगदान है, ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले देखो, कोरियोलिस बल का फॉर्मूला होता है Fc बराबर -2m ओमेगा क्रॉस v डैश, और v डैश निकालना इंपॉर्टेंट है। और v डैश कितना होता है घूर्णी निर्देश तंत्र में, तो सबसे पहले v डैश निकालते हैं, क्योंकि कोरियोलिस बल का फॉर्मूला देखो -2m ओमेगा क्रॉस v डैश, v डैश की जरूरत पड़ेगी भाई। v डैश बराबर क्या होता है, v माइनस ओमेगा क्रॉस r, ये होता है। v तो क्या है, 0, तो यहां से v डैश बराबर आ गया -ओमेगा क्रॉस r। ये v डैश की वैल्यू आ गई। नाउ वी कैलकुलेट कोरियोलिस बल, यानी ये क्वेश्चन के अंदर ये पूछता है कि यही है, आपको डेटा दे रखे हैं और पूछता है कि कोरियोलिस बल का कितना योगदान है। तो कोरियोलिस बल जिसको आप Fc से लिखते हो, जो आभासी बल है अपने आप में वास्तविक नहीं है, 2m इंटू ओमेगा क्रॉस v डैश, और v डैश की वैल्यू कितनी है, Fc बराबर -2m ओमेगा क्रॉस v डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस इसमें भी है, ओमेगा क्रॉस r। ये कितना हो गया, Fc बराबर 2m ओमेगा स्क्वेयर r, और Fc की वैल्यू निकाल, तो Fc बराबर ये ऐसे हो गया ना, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वेयर। अब वैल्यू रख दें, 2 इंटू m की वैल्यू कितनी है, m मास दे रखा है 0.5 इंटू
ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू 10 पाई है तो ओमेगा स्क्वायर की आ गई 10 पाई इंटू 10 पाई, और इंटू में आर, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.15, 0.15, और इसको आपको गुणा भाग करके सोल्व करना है। मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी वैल्यू आएगी 15 पाई स्क्वायर, इतना तो कोरियोलिस बल का योगदान है। और उसके बाद में अपने से पूछ रहा है अपकेंद्रीय बल का योगदान। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय त्वरण क्या था, कोरियोलिस त्वरण और अपकेंद्रीय त्वरण। अपकेंद्रीय त्वरण को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप m से, क्योंकि त्वरण को m से गुणा करते ही वो बल बन जाता है। तो अब अपन देखते हैं अपकेंद्रीय बल। F और सेंट्रीपिटल फोर्स, F सेंट्रीपिटल फोर्स, फॉर्मूला क्या होता है, -m ओमेगा क्रॉस v डैश, F सेंट्रीपिटल फोर्स -m ओमेगा क्रॉस v डैश की वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस ओमेगा क्रॉस r, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्रॉस r, ये ओमेगा स्क्वायर r बन गया। तो ये F सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, इसकी वैल्यू अपन रख दें। अब केंद्र, ये तो कोरियोलिस बल है तो इसकी वैल्यू अपन रखें तो F सेंट्रीपिटल फोर्स m की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू है 10 पाई, तो यानी 10 पाई इंटू 10 पाई, और इंटू में आर, आर की वैल्यू है 0.15, 0.15, और इसको सोल्व करोगे, इसका एक तो ध्यान रखना, अपकेंद्रीय बल का योगदान कोरियोलिस बल आ जाता है ना तो उसका आधे के बराबर ही होता है, तो वो आया था 15, तो ये आएगा 7.5 पाई स्क्वायर न्यूटन, इतना अपकेंद्रीय बल का योगदान। और ये दोनों ही अपने से पूछा गया। तो ये कुछ आए हुए न्यूमेरिकल हैं बुक के अंदर, तो काफ़ी एग्जाम्पल है इसके, 60 से 70 एग्जाम्पल है फर्स्ट चैप्टर की। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो, और जो भी न्यूमेरिकल आप निकालना चाहो बुक से उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा।